इमेजिन करो कि जो भी चीजें आप सोच रहे हो वो असल जिंदगी में सच होने लगे, और जब तक आपको ये बात पता चलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हो कि जो भी चीजें आपके जहन में है वो सारी आपकी असल जिंदगी का एक हिस्सा भी हो सकती है। Who knows कब कौन सी बातें सच हो जाए। कुछ ऐसा ही एली कॉनवे के साथ होता है। एली एक ऑथर होती है जिसने काफी थ्रिलर स्पाई वाली फैसिनेटिंग स्टोरी लिख रखी होती है, लेकिन उनकी कहानियां असल जिंदगी में घटित घटनाओं को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेती थी। लेकिन ये सारी चीजें एली को अब तक पता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है एली को सारी चीजें क्लियर होती जाती है, लेकिन सफर वो काफी दूर होता है। एली की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल होती है आर्काइव, जिसमें कहानियां 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। और इन कैरेक्टर्स के नाम आप ध्यान रखना। पहला होता है आर्काइव, जिस पर बेस्ड ये सारी नॉवेल होती है। फिर आता है वेट, जो कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह हर वक्त आर्गाइल के साथ होता है। और फिर आती है लैग्रांजे, एक डबल एजेंट जिसे असैसिनेट करने का काम आर्गाइल और वेट को सौंपा जाता है। एली अपनी किताब में लिखती है, आर्गाइल जब उस क्लब में जाता है तब दूर किसी कोने में लैग्रांज बैठी होती है जिसे किसी भी तरह से टपकाना है। तब आर्गाइल अपनी काफी खूबसूरत बॉडी का फायदा उठाता है और लैग्रांजे के साथ डांस करता है। लैग्रांज भी अपने कीमती समय से कुछ समय निकालती है इतने हैंडसम गबरू जवान के साथ कुछ समय बिताने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, नारी शक्ति कुछ भी कर सकती। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। आर्गाइल को लगता है कि वो अपने हुस्न का फायदा उठा रहा है, लेकिन लैग्रांज आर्गाइल का फायदा उठाती है। उसे पता होता है कि ये इंसान जरा भी भरोसे के लायक नहीं। लेकिन तभी हमारी नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है कियारा। लेकिन कियारा आते ही चली गई। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कियारा वहाँ आती है तभी लैग्रांज उसे शूट कर देती है, जिसके चलते कियारा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बट मायूस होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ है जॉन सीना। मेरा मतलब है वेट, जिनको जैसे ही इशारा मिलता है वो तभी लैग्रांज को अपने शिकंजे में ले लेते हैं। अब इससे पहले यहाँ बस और भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें यहाँ हो रही होती है वो सभी एली कॉनवे की नॉवेल का हिस्सा है। लेकिन इस कहानी के पीछे का राज हमें आगे पता चलता है। लेकिन अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब आर्काइल, वेट और लैग्रांज एक टेबल में बैठे होते हैं तब लैग्रांज कहती है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम में कोई बदलाव नहीं। आर्काइल उसे कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि तुम एक टेररिस्ट हो। तभी लैग्रांज समझ जाती है कि इसे इसकी करतूतों का सबूत देना होगा। तभी वो अपने फोन में रिवील करती है कि जिस मकसद से आर्काइल उस क्लब में आया था वही मकसद लैग्रांजे को भी दिया गया था। और उन दोनों का मास्टर एक ही था जिसने एक ऐसा खेल रचाया जिसमें आर्काइल को लग रहा था कि उसे असैसिनेट करने का काम सौंपा गया है। लेकिन कहानी पूरी उल्टी थी। असल में उसे फंसाया गया था उस काम में ताकि उसकी मौकाए वारदात पर ही जान ले ली जाए। और जब ये सारी बातें हो रही होती है तभी लैग्रांज अपने लॉकेट से एक खाद्य पदार्थ निकालती है और उसे खा लेती है, जिससे वो भी अपनी जान गंवा लेती है। और यहाँ एली की नॉवेल कंप्लीट हो जाती है। इन घटित घटनाओं को आप ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में यही सारी चीजों का एक संगम बनेगा जो ये बताएगा कि क्यों एली जो जो चीजें अपनी किताबों में लिखती थी वो आगे चल के सच साबित होती थी। फिर हमें एली की असल जिंदगी के बारे में पता चलता है, जहाँ उसके पास एक बहुत ही क्यूट सी बिल्ली होती है जिसका नाम एल्फी होता है। उसकी एक मॉम भी होती है। एली अपने अकेलेपन को दूर रखने के लिए अपना ज्यादातर समय एल्फी के साथ ही गुजारती थी, और वो भी नहीं तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने राइटिंग को देती थी। जब वो एक दिन सुबह ऐसे ही योगा कर रही थी तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम मुझसे कहती है, ओ एली, ये तुमने क्या लिखा है? स्टोरी की एंडिंग काफी फीकी फीकी सी लग रही है, इसमें कुछ और मसाला ऐड करो। तभी एली थोड़ा मायूस हो जाती है, लेकिन वो फिर ट्राई करती है अपनी आर्गाइल वाली नॉवेल में एक और चैप्टर ऐड करने के लिए। लेकिन उसका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो अपने इसी दिमाग के तार खोलने के लिए वो ट्रेन में बैठकर अपनी मॉम के पास जा रही होती है ताकि उसे अपनी नॉवेल की कहानी कंप्लीट करने के बारे में कुछ आइडियाज मिले। लेकिन वो ट्रेन में जिस मंजिल को पाने की चाह में निकलती है वो ट्रेन उसे उसकी किसी और ही मंजिल से वाकिफ कराती है। जब वो ट्रेन में बैठती है तो उसके सामने वाली सीट में एक भद्दा सा बड़ी दाढ़ियों वाला इंसान आकर बैठता है, जिसे अगर आप भी पहली बार देखेंगे तो डर जाएंगे। लेकिन एली कॉनवे नहीं डरती। सिचुएशन काफी अनोइंग होती है, लेकिन एली सिर्फ अपने बुक रीडिंग पे ही फोकस करती है, जिसका टाइटल होता है द डिफेंस ऑफ द रोम, जो ये भी बताता है कि दुनिया सबसे मशहूर MI5 के एजेंट्स किस तरह से अपनी सारी तैयारियां करते थे पूरी दुनिया को खतरे से बचाने के लिए। और एली इसी किताब को इसलिए पढ़ती है क्योंकि एली अपनी नॉवेल में किसी भी स्टोरी को लिखने से पहले उस पर काफ़ी रिसर्च करती है ताकि वो जिस भी स्टोरी को लिख रही है उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट लोगों पर पड़े। और ये बातें एली ने भी क्लियरिफाई किया होता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उसका एक फैन उससे यही सवाल करता है। तो जब एली और वो दाढ़ी वाला आदमी एक सीट पर आमने सामने बैठे होते हैं तब पता चलता है कि इंसान जैसा भी दिखता हो सकता है वो दिल का काफी साफ हो या फिर उसकी कोई मजबूरी हो जिसके कारण वो ऐसा बर्ताव करता है। लेकिन उस इंसान की कोई भी मजबूरी नहीं होती। वो बस ये कहता है, लगता है आप काफी बिजी लग रही हैं, वैसे आपने ये वाली किताब पढ़ी है?
और वो जिस किताब की बात कर रहा होता है वो एली की ही लिखी किताब होती है जिसका टाइटल होता है आर्गाइल। अरे वही नॉवेल जिसके बारे में मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। एली समझ जाती है अगर इसके साथ कुछ और ज़्यादा देर बातचीत की तो ये पूरे सफ़र में उसका सर खाता रहेगा, मेरा मतलब उसका सांस लेना मुश्किल कर देगा। तो वो चुपचाप अपने बुक पर ध्यान देती है। एंड गेस व्हाट, जब वो आदमी अपनी पूरी किताब पढ़ लेता है तब बुक के लास्ट में एली कॉनवे की फ़ोटो होती है। वो देखते ही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मशहूर राइटर एली कॉनवे है। तो वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, मतलब चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है। मतलब लिटरली बहुत ही बड़ा फ़ैन, मतलब बहुत ही बड़ा वाला फ़ैन। जब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी उनके बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एली का एक फैन एली के पास आता है उससे एक ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन उसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते और वो एली को मारने की कोशिश करता है। बट हमारे दाढ़ी वाले भैया ये शायद पहले से ही जानते थे, इसलिए वो अपनी फुर्तीली बॉडी का कमाल दिखाते हुए एली को बचा लेते हैं। लेकिन एक्शन वो तो अभी शुरू ही हुआ था, अभी तो पूरी कहानी बाकी थी। एक एक करके बहुत सारे लोग एली के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कि एली के जान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन दाढ़ी वाले अंकल एली को कुछ होने नहीं देते। वो एक एक करके सभी के साथ लड़ते हैं। वो कभी किसी को टेबल पर पटकते तो कभी किसी को किसी की गन से शूट करते तो कभी किसी को ट्रेन के सीट पे ही उठाकर पटक देते। लेकिन इस पूरे फाइट सीक्वेंस के दौरान एक चीज काफी फैसिनेटिंग थी और वो थी एली कॉनवे की नॉवेल का कैरेक्टर आर्गाइल। दाढ़ी वाले अंकल जब जब किसी को भी मारते तब एली आर्गाइल की एक झलक उस अंकल पे देखती थी। हमें इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एली अपने ही फिक्शनल कैरेक्टर को अपने सामने प्रेजेंट इंसान पे देखती है। हर झलक में उसे आर्गाइल की एक झलक देखने को मिलती है। जब एली और दाढ़ी वाले अंकल को जैसे ही समय मिलता है वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी तरफ आते हैं। लेकिन वो जैसे ही शूट करने वाले होते हैं उससे पहले ही एली और दाढ़ी वाले अंकल वहां से कूद देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। मतलब कि भाई बचा लेते हैं सच में। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, कम ऑन, उन्होंने अपनी जान बचा ली। कर दिया वीडियो को लाइक। जैसे ही एली की आंख खुलती है वो देखती है कि वो किसी सुनसान जगह में है। फिर तभी एक रूम से एक आदमी बाहर आता है। एली उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है कि आखिर वो है कहाँ और जिस आदमी ने उसके साथ छलांग लगाई थी वो कहाँ है। लेकिन तभी वो आदमी उसे कहता है वो देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें उस गुंडों से बचाया था। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। वैसे खैर कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम ठीक हो, मतलब तुम्हें कुछ खाने को चाहिए तुम्हें? एली अब भी काफ़ी शौक में होती है। वो कहती है तुम्हारा असली नाम क्या है? तब वो आदमी कहता है कि उसका नाम होता है एडन। एडन एक स्पाई होता है जिसे किसी भी तरह से एली की जान बचानी होती है। वो उससे कहता है देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम अपनी बिल्ली को खोज रही हो तो वो काफ़ी महफूज है, लेकिन शायद तुम महफूज नहीं। तब एडन उसे उसकी घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कुछ लोग एली के घर की तलाशी ले रहे होते हैं, मानो जैसे कि वो कोई कीमती चीज खोज रहे हों। तब एली कहती है तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुमने मेरे घर में कैमरास फिट कर रखे हैं। तब एडन उसे समझाता है और कहता है देखो एली, जो मैंने किया वो भले ही वो गलत हो, पर मेरा ये सब करने के पीछे का मकसद वो कुछ और ही है। एली पूछती है मकसद? कैसा मकसद? एडन फिर अपनी सारी कहानियां सुनाता है और कहता है एली, तुम मानो या ना मानो पर जो तुम इस किताब में लिखती हो वो कोई तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां बिल्कुल नहीं है, बल्कि असल दुनिया में हो रही सच्चाई का एक नाट्य रूपांतरण है। जैसे कि तुमने इस किताब में डिवीजन जैसी संस्था का एक जिक्र किया होता है, तो असल में सच में बिल्कुल ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और वही डिवीजन एली कॉनवे की बुक 5 यानी कि तुम्हारी बुक 5 को ढूंढ रही होती है, जिसे शायद तुमने अब तक कंप्लीट भी नहीं किया है। एली काफ़ी घबरा जाती है और डर से पूछती है बुक 5 तो अब तक मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है। तुमने पढ़ रखी है बुक 5? जिसमें एडन उसे कहता है हाँ मैंने पढ़ रखी है, और उन्होंने भी, जिन्हें अभी तुमने अपने घर के कैमरास पर देखा है। एडन उसे भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडन उसे कुछ नहीं होने देगा अगर एली उसका साथ दे तो। तब एली उसे कहती है ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तब एडन उसे कहता है कि फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। जब एली और एडन रास्ते में होते हैं तो एडन उसे कहता है कि वो जानता है कि एली को उसकी एक भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन एडन उसे भरोसा दिलाने के लिए कहता है कि आर्गाइल की बुक 5 को लिखते वक्त एली ने जिस हैकर के बारे में बातें की थी वो असल जिंदगी में एग्जिस्ट करता है। एली के नॉवेल के अनुसार आर्गाइल जब लेग्रांज को शूट करने के बाद सिल्वर बुलेट की तलाश में जाता है तब उसे एक हैकर की काफ़ी सख्त ज़रूरत होती है। तब वो हांगकांग जाकर किसी महिला से मिलता है
तब वो उसे एक हैकर प्रोवाइड कराती है और बिल्कुल ऐसी ही सेम घटना ईडन के साथ भी होती है। तो कहानी में जिस पात्र के बारे में एली कहती है वो असल में एक तरह से ईडन की ही रियलिटी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ईडन जाता है एक बकुनिन नाम की उल्टी खोपड़ी के पास, जिसे काम सौंपा जाता है डिवीजन की सारी डिटेल्स को कलेक्ट करना और उसे एक फ्लैश ड्राइव में सेव करके ईडन को देना। लेकिन बकुनिन को लालच होता है पैसे का। वो कहता है कि जितने पैसे एडन उन्हें दे रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा डिवीजन वाले दे रहे हैं। तो अब कीमत पिछले बार के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होगा। फिर क्या, ईडन मान जाता है और उसे 3 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जब ईडन उससे मिलने को लंदन जाता है तो बकुनिन वहाँ आता ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि बकुनिन को डिवीजन के लोगों ने मार दिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एली कोई ऐसी कहानी सोचे जिससे हमें किसी भी तरह से बकुनिन मिल सके तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो जब ये सारी बातें ईडन एली को बताता है तो ऑब्वियसली एली उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि जिस काम को ईडन 2 मिनटों का समझ रहा है उसे करने के लिए काफ़ी रिसर्च लगती है, इंटरव्यूज देखने होते हैं, बुक रीडिंग्स करनी होती है और नक्शे भी याद रखने होते हैं। और आज से पहले तो एली कभी लंदन भी नहीं गई होती। तो बस इतना सुनते ही ईडन उसे अपने प्राइवेट जेट के पास ले जाता है और कहता है, लो हो गया तुम्हारे लंदन जाने का इंतजाम। एली तो पहले काफ़ी शॉक हो जाती है, फिर वो कहती है नहीं वो प्लेन में नहीं जा पाएगी, उसे काफ़ी डर लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके ईडन उसे प्लेन में बैठाता है और दोनों निकल पड़ते हैं अपनी लंदन की सफ़र पर वो शायद ये जानते थे कि डिवीजन वाले उन पर हर वक्त नज़र बनाए रखे हैं, तो शायद इसीलिए वो हर जगह चौकन्ने रहते थे। और जैसा कि उनका अनुमान सही निकला, डिवीजन वाले सच में उन पर हर वक्त कड़ी नज़र बनाए रखे होते हैं। जब ईडन और एली लंदन जाते हैं तो वो सबसे पहले उसी एल्बर्ट मेमोरियल के पास जाते हैं जहाँ पे ईडन ने ब्रुकलिन को बुलाया था। फिर ईडन एली से कहता है, तो चलो एली फटाफट अपना दिमाग चलाओ और कहो कि यहाँ आने के बाद ब्रुकलिन के साथ क्या हुआ था। फिर एली और ईडन फाइनली किसी सेफ जगह पर जाकर बैठते हैं और एली चैप्टर लिखना स्टार्ट करती है। जैसे ही आर्गाइल मिलने की तय जगह पर आया उसे एहसास हुआ कि कहीं ये बंदा गायब तो नहीं हो गया, लेकिन उसने उसे एक फ़ोन दिया था जिसमें एक चिप होती है जिसकी मदद से हम रिमोट सैटेलाइट्स के लोकेशन पता कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन रिमोट सैटेलाइट्स की लोकेशन ढूंढेगा कौन। तो अभी एडन लैपटॉप को कंट्रोल अपनी हाथ में ले लेता है और उन सभी सैटेलाइट्स की लोकेशन निकालता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पूरे यूके में लगभग 96 ऐसे लोकेशन हो सकते हैं, पर उनमें से किस जगह पर ब्रुकलिन आएगा ये किसी को पता नहीं था। तभी एली कहती है पूरे लंदन में काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए, पर उसने यही जगह क्यों चुनी, यानी कि लंदन मेमोरियल। इसका मतलब वो हमें कोई सिग्नल देना चाहता है। फिर जब ईडन द एल्बर्ट मेमोरियल के आसपास के एरिया को सर्च करता है तब उसे एक होटल दिखाई देता है जहाँ पर बकुनिन के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। तभी एली कहती है, हाँ पक्का यही वो जगह है जहाँ बकुनिन हो सकता है। और वो बिना वक्त गंवाए उस जगह पे जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके अलावा वहाँ कोई और भी था जो उनकी बातें सुन सकता था, दैट इज डिवीजन। डिवीजन भी बिना वक्त गंवाए अपने आदमियों को वहाँ भेजता है। जब एली और ईडन रूम में जाते हैं तब ईडन एक अजीब चीजें नोटिस करता है। रूम के वुडन फ्लोर के नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें लॉक होता है और उसमें एक नोटबुक भी होती है। फिर वही नोटबुक होती है जिसमें बकुनिन ने सारी डिटेल्स छिपा कर रखी थी। लेकिन तभी डिवीजन के मेहमान भी वहाँ आ रहे होते हैं। फिर क्या, फिर हमें देखने को मिलता है एक फिर से वही कूल फाइट सीक्वेंस जिसमें ईडन अपना हुनर दिखाते हुए एली की जान बचा लेता है। तभी वो जल्द से जल्द बिल्डिंग के रूफ पे जाते हैं और वहाँ से जंप करके फाइनली अपनी जान बचा लेते हैं। इस पूरे सफर में एक बात नोटिस करने लायक थी, शुरू से लेकर आखिरी तक एल्फी उसके एली के साथ ही होती है, लेकिन सफर काफी लंबा था। आगे कब क्या हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इन सब से डिवीजन के हेड काफी नाराज होते हैं क्योंकि ये दूसरी बार था जब एली उनके हाथ से निकल गई। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एली और ईडन फाइनली कुछ समय के लिए शांति से रह सकते थे, लेकिन ये शांति भी तूफान से पहले आने वाले संदेश की तरह ही थी, क्योंकि जब एली और ईडन एक ही कमरे में होते हैं तब दोनों के बीच सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही ईडन बाथरूम में जाता है तब वो किसी से फोन में बात करता है और कहता है, एली कॉनवे हमारे किसी काम की नहीं, हमें इसके भेजे में गोली उतार देनी चाहिए। इतना सुनते ही एली काफी घबरा जाती है, ये सोचकर कि ईडन उसे धोखा दे रहा है, और वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते ही वो सबसे पहले अपनी माँ को कॉल लगाती है, जिसे वो कहती है, मॉम मेरी बात सुनो, मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। मॉम मुझे बचा लो, आप मुझे उसी होटल में मिलना जिस होटल को मैंने अपने और डैड के लिए 3rd एनिवर्सरी के लिए बुक की थी, और कोई पूछे तो कह देना कि डैड की कोई बिजनेस ट्रिप है। एली उसी होटल के उसी कमरे में जाती है, वहाँ उसकी मॉम होती है। एली अपनी मॉम को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और काफ़ी सेफ महसूस करने लगती है।
तब उसकी मॉम उसे पूछती है, एली आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना ज्यादा टेंशन में आ गई। तब एली अपनी मॉम को सारी कहानियां विस्तार से सुनाती है। इतना सुनते ही अचानक डोर पे एक घंटी बजती है। एली काफी घबरा जाती है और अपनी मॉम को कहती है, नहीं 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 मॉम, दरवाजा मत खोलना। लेकिन एली की मॉम जैसे ही दरवाजा खोलती है तो हमें देखने को मिलता है बाहर तो डिवीजन का हेड होता है जिसका नाम होता है डायरेक्टर रिटर। लेकिन एक अजीब चीज होती है, एली उसे डैड कर रेफर करती है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर डायरेक्टर रिटर कोई डबल गेम खेल रहा होगा। और वो कोई गेम खेल रहा है कि नहीं यह हमें कुछ समय में ही पता चल जाता है। जब रिटर एली के पास आता है तब एली रिटर को वो सारी कहानियां फिर से बताती है जो उसके साथ हुई है। तब रिटर उससे पूछता है, एली मेरी बात सुनो, तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वो डायरी मतलब कि वो किताब अब भी है जो तुमने ब्रुकलिन से ली थी, क्योंकि अल्टीमेट वो तो है आखिरकार डिवीजन का डायरेक्टर ही। वो तुरंत ही जाकर उस डायरी को देखता है, लेकिन तभी वहाँ ईडन आ जाता है जिसके चलते वो सबसे पहले रिटर को बंदी बना लेता है। जैसे ही रिटर उसके अंडर में आता है वैसे ही एली की मॉम एली पे गन पॉइंट कर देती है। एली को तो पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये चल क्या रहा है, उसकी अपनी ही मॉम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी रिटर एली की मॉम को शूट कर देता है और एली और डायरी को लेकर वहां से भाग जाता है। एली भी अब भी काफी शॉक में होती है क्योंकि उसने अपने सामने ही अपनी मॉम को गोली लगते हुए देखा था, लेकिन उसकी मॉम जिंदा होती है, चिंता मत करो। रास्ते में फिर ईडन एली से कहता है, एली क्या तुम कृपया करके रोना बंद करोगी अपने उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो रहम करके अपने नासुओं को बचा कर रखो, क्योंकि अब तुम्हें जो पता चलने वाला है वो तुम्हारे लिए और भी बड़ा सच हो सकता है, जो कि काफी दुखद भी हो। लेकिन एली रास्ते में जाते वक्त हर वक्त आर्गाइल को इमेजिन करती है। तब आर्गाइल उससे कहता है, एली जस्ट रिलैक्स, ये बात ध्यान रखो कि जितना बड़ा झूठ होगा उतना ही बड़ा जासूस होगा। फिर एली अपनी आंख बंद करके सो जाती है और फाइनली अपने आप को किसी बड़े फार्म फील्ड में पाती है जो कि फ्रांस में होती है, जहाँ काफ़ी सारे अंगूर की फसल उगी होती है, जिसे देखकर लगता है कि आज के आधुनिक दुनिया से दूर किसी शांत वाली जगह पर आप पहुँचे हो। वहाँ पहुँचते ही ईडन उनसे कहता है, फ्रांस में तुम्हारा स्वागत है एली कॉनवे। तभी गेट खुलता है और वहाँ से एल्फी नाम का शख्स बाहर आता है और कहता है, लॉर्ड के स्पाई घर को आए, स्वागत है दोस्तों। एली थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है, एल्फी यानी कि एल्फर्ड सॉलिमन, सीआईए के डेप्यूटी डायरेक्टर, सर आपसे मिलके बहुत ही खुश हुई। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे कभी मिल भी पाऊंगी, लेकिन आप जिंदा हैं, पर कैसे। एल्फी शुरू में काफ़ी कुछ नहीं कहते, मतलब कि कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो काफ़ी नम्र किस्म के इंसान हैं और एली को अपने साथ आने को कहते हैं और उन्हें वो एक बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वहाँ जाते ही एली को वो एक शॉकिंग खबर बताते हैं, जिस तरह वाइन की बॉटल्स को सालों साल तक ज़मीन के नीचे दफन करके रखा जाता है इस आस में कि कहीं कोई उसका सही हकदार आएगा और उसे ले जाएगा, बिल्कुल उसी तरह वक्त आ चुका है तुम्हें असली एजेंट आर्गाइल से मिलाने का, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो एली कॉनवे। एली का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और वहां से भाग जाती है। बाहर में एडन उसका इंतजार कर रहा होता है, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि एली यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। लेकिन एडन फिर से एक बार अपनी समझदारी दिखाता है और एली पर अटैक करता है। जो एली कॉनवे एक राइटर की तरह अपना दिमाग चलाती थी, वो अब आर्गाइल की तरह अपना हाथ चलाने लगी थी। दोनों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होता है, जिसमें एज यूजुअल एली जीत जाती है क्योंकि उसके अंदर अब आर्गाइल आ जाता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि वो कौन है, उसका असली अस्तित्व क्या है। तब एली कहती है, मुझे सब कुछ जानना है। तब ईडन उससे सब कुछ शुरू से बताता है। वो बताता है कि जिस एली कॉनवे के किरदार पे तुम खुद को देख रही हो वो असल में तुम हो ही नहीं, उसका एक बहुत ही पेचीदा इतिहास है। तो शुरू से शुरू करते हैं। एडन ने आखिरी बार एली को उसी एल्बर्ट मेमोरियल के पास देखा था जहां वो कुछ समय पहले गए थे। वहां बकूनिन आने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों वो वहां नहीं आया और फिर अचानक से ही एली यानी कि रेचल काइल, जिसे वो आर्काइल या फिर आर्गाइल कहकर भी बुलाती है, वो वहां से गायब हो गई। जब एडन उसे ढूंढने जाता है तब पता चलता है कि रेचल का तो एक्सीडेंट हो चुका होता है। इससे पहले वो कुछ और कर पाता तभी डिवीजन के लोग वहां आते हैं और रेचल को वहां से ले जाते हैं और उसे अमेरिका के किसी मशहूर हॉस्पिटल में उसका इलाज कराते हैं। रेचल अपनी सारी यादें भुला चुकी होती है, उसे ये भी याद नहीं होता कि उसका अस्तित्व क्या है। तभी वहाँ डिवीजन के लोग आ जाते हैं, रेटर एंड डॉक्टर मार्गरेथा, और ये दिखावा करने लगते हैं कि वो दोनों ही रेचल के पेरेंट्स हैं, पर वो होते नहीं। वो सिर्फ रेचल को आइडियोलॉजिकली सबवर्ट कर देते हैं कि वो एक नॉवेल राइटर है और उसे कहानियां लिखना बहुत ही पसंद है।
और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तुम कहानियां लिखते लिखते वो सारी बातें रिवील कर दो जो तुम्हें शायद पता तो है पर तुम्हें याद नहीं, ताकि डिवीजन को ये पता चल सके कि आखिरी बार जब रेचल बकुनिन से मिलने गई थी तो वो फ्लैश ड्राइव कहाँ रखी है, जिसमें डिवीजन क्या पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि क्यों एली के लिखी सभी बातें सच हो रही होती है, क्योंकि वो सच में उन इंसिडेंट से गुजर चुकी होती है। और वो स्पाई नॉवेल इतने अच्छे से सिर्फ इसलिए लिख पाती है क्योंकि वो सच में एक स्पाई होती है। और जब ये सारी बातें रेचल यानी कि एली समझ जाती है तब उसे अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता है। वो गिल्ट में होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने ही लोगों के साथ बेईमानी क्यों की। और उसके अंदर के गिल्ट के बारे में ना तो ईडन को पता होता है और ना ही एल्फी को। और वो गिल्ट उसके अंदर इसलिए होता है क्योंकि उसे ये भी याद आ जाता है कि उसने CIA के साथ एक विश्वासघात किया था, जिसके बारे में ना तो ईडन को पता था और ना ही एल्फी को। फिर एली कहती है अब क्या, हमें आगे क्या करना होगा ताकि हम उस फ्लैश ड्राइव तक पहुंच सके। तब एल्फी उसे बताता है कि एली, आखिरी बार तुम्हें वो फ्लैश ड्राइव मिला था यानी कि जब वो एजेंट रेचल कायल थी, ना कि एली कॉनवे। तब उसने उस फ्लैश ड्राइव को सबा अल-बद्र को दिया था, जिसने आज भी वो फ्लैश ड्राइव संभाल कर रखी है। लेकिन उसे फ्लैश ड्राइव लेना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सबा अल-बद्र कुरान की फिलॉसफी को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, जिसके अनुसार किसी के राज को राज बनाए रखना खुदा की इबादत के समान है। और उसने जिससे जो चीज ली है वो उसे ही लौटा देती है। उसके अलावा वो अपनी जान दे देगी लेकिन उस राज को किसी और के सामने कभी बाहर आने नहीं देगी। फिर एली और ईडन निकल पड़ते हैं सबा अल-बद्र से मिलने। जब वो वहां जाते हैं तब सबा कहती है कि वो क्यों मान ले कि जिस रेचल ने उसे फ्लैश ड्राइव दिया था वही रेचल कायल उसके सामने बैठी है, ना कि कोई स्पाई नॉवेल राइटर एली कॉनवे। तब एली थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तभी एली के अंदर की रेचल बाहर आती है और वो भी निडर निर्भय और कहती है अक्सर हमारे काम में सबा इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे लोग क्या सोचते हो, तो या तो तुम मेरा बक्सा मुझे लौटाओ या तो मैं तुमसे खुद छीन लूंगी। इतना सुनते ही सबा समझ जाती है कि सचमुच वो एजेंट रेचल है और उसकी अमानत उसे लौटा देती है। लेकिन जब रेचल उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तब उसे एक शॉकिंग खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वो यानी रेचल एली बनने से पहले एक डबल एजेंट थी, जो कि हर उस इंफॉर्मेशन को डिवीजन के पास सौंप देती थी। जैसे ही ये बातें रेचल को पता चलती है वो तुरंत ही ईडन के पास आ जाती है। लेकिन वहां भी हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। जिस जगह में एली और ईडन होते हैं वहां डिवीजन के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ड्राइव बाहर आती है तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उनकी टीम मिलकर एक चाय में नशीली दवाई मिलाती है और एली और ईडन को किडनैप कर लेते हैं। जब एली की नींद खुलती है तो वो खुद को डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में पाती है, जहां रेटर उसे कहता है तुमसे दोबारा मिलकर काफ़ी खुशी हुई एजेंट आर्काइल, तुमने हमें कभी निराश नहीं किया। तुम हमेशा से ही डिवीजन की काफ़ी वफादार और काबिल एजेंट रही हो, लेकिन अफसोस पता नहीं कि आगे अब तुम्हारा फैसला क्या होने वाला होगा। रेटर उसे कहता है कि भले ही मैंने तुम्हें इतने साल तुम्हारे नकली पिता होने का ढोंग तुमसे किया, लेकिन मेरा यकीन मानो मेरी जान, मैंने तुम्हें हमेशा से ही एक अच्छे पिता की तरह अपना प्यार दिया। अब तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम हमें वो सारी जानकारी दो जो तुम्हारे पास मौजूद है। एली कहती है कैसी जानकारी, तुम्हारी मास्टर फाइल तुम्हारे पास है, अब क्या रह गया। रेटर के पास मास्टर फाइल तो थी, लेकिन उसे जरूरत थी एल्फी की, क्योंकि वो ये जानता था कि जब तक एल्फी जिंदा रहेगा उसका जीना हराम करेगा, तो इसलिए उसे किसी भी तरह से एल्फी का लोकेशन चाहिए। लेकिन एली को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो जानती थी कि एक शख्स है जो उन्हें सब कुछ सच बता सकता है, और वो है एडन। एली और रेटर एडन से मिलने जाते हैं। एली जब एडन से पूछती है एल्फी के लोकेशन के बारे में, तब एडन कहता है वो मर भी जाएगा तो भी उन्हें कुछ नहीं बताएगा। इतना सुनते ही एली उसे शूट कर देती है। एली कहती है हमने खामखा इतना वक्त ज़ाया किया, ये वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था। फिर एली रिटर को और मार्गरेटा के साथ रेटर के सिस्टम में जाती हैं, ये पता लगाने के लिए कि फाइनली एल्फी का लोकेशन कहाँ है, और वो उनमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन एल्फी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के चक्कर में रेटर से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसने अपना मेन सिस्टम ही एली के हाथ में दे दिया था, जिसके बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके एली ने डबल गेम खेला और सारा का सारा सिस्टम एल्फी के हाथों हैक करवा लिया। अब रेटर के पूरा कंप्यूटर का एक्सेस एल्फी के हाथों में होता है और वो उसकी मदद से कुछ भी कर सकता है। जब ये बातें रेटर को पता चलती है वो आग बबूला हो उठता है।
एली वहां से भाग जाती है, एक ऐसे कमरे में जहां काफी सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस होते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिस एडन को एली ने शूट किया था वो भी जिंदा हो जाता है और वो भी वहां से सभी लोगों को चकमा देकर भाग जाता है और वो उसी कमरे में जाता है जहां एली होती है। तब उसे एक बैग दिखता है जिसमें वही बिल्ली होती है जिसके कारण ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तभी एली समझ जाती है कि ये तो ईडन है और वो अपने सामने गन को अपना नीचे रख कर बाहर आती है। लेकिन ईडन उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे सीने में गोली मारी थी, मैं तो आज तुम्हें और तुम्हारी बिल्ली दोनों को खत्म कर दूंगा। फिर एली उससे कहती है, देखो मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो गलत था, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। ये एक टेक्निक है जिससे हम सामने वाले को कुछ देर तक बेहोश कर सकते हैं और वही तकनीक मैंने तुम्हारे साथ अपनाई और इसी टेक्निक की मदद से मैं कियारा को भी वापस लेकर आने ही वाली थी, पर वो नहीं आ सकी। ईडन बात को समझता है और पूछता है कि आगे क्या करना है। तब एली देखती है इन्हें तो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि वो नीचे सर्वर रूम में जाकर सारे सर्वर की एक्सेस एल्फी को दे सके। लेकिन उससे भी पहले हम उन लोगों से निपटना होगा जो इस वक्त दरवाजे के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? और फिर हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत डांस सीक्वेंस, वो भी फुल्ली एक्शन पैक्ड, जिसमें पीछे रंगों का आसमां और सामने एक हसीना होती है जो अपने दोनों हाथों में मौजूद हथियारों और अपनी गहरी आंखों से लोगों के कत्ल करती है, जो कि देखकर काफी अच्छा लगता है। दोनों एक्शन से ज्यादा एक रोमांटिक डांस करने में बिजी होते हैं और उनकी लड़ाई काफी लंबी चलती है। वो एक जगह ही नहीं रुकते, रंगों के बीच डांस करने से लेकर ऑयल में स्केटिंग करने तक हर जगह अपने हुनर का एक जलवा दिखाते हैं। लेकिन तभी रिटर अपनी बेहोशी की हालात से जाग जाता है और कहता है, सारे सुरक्षा निर्देश भूल जाओ और इसे शूट करो। लेकिन भले ही एली को मारना आसान हो, लेकिन हमारी रेचल काइल को कोई टच भी नहीं कर सकता, वरना सारी दुनिया जला देंगे। जैसे ही सारे लोग मारे जाते हैं, एली और ईडन सर्वर रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ न जाने कहीं से रिटर टपक पड़ता है। लेकिन इस बार रिटर का काम तमाम करने के लिए एल्फी ही काफी होती है। एल्फी बाहर आकर रिटर के चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देती है, जिसके कारण एली और ईडन को काफी परेशानी होती है क्योंकि सर्वर रूम का एक्सेस के लिए रिटर की आंखों का रेटिना स्कैन लगता है, पर अब वो उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन इसका भी इलाज एली के पास होता है। जब वो छत पर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो इतने वक्त से शिप में थे। वो ऊपर जाकर सैटेलाइट डोम को हैक करते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये मूवी ट्विस्ट से भरी पड़ी है, तभी हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। वहाँ कहीं से मार्गरेटा आ जाती है, कोई खिलौना लेकर, जिसे वो अक्सर एली को ब्रेन वॉश करते वक्त इस्तेमाल करती थी। उसी का इस्तेमाल करके वो एली को कहती है, जो तुम्हारे साथ है ईडन, उसे मार दो। तभी एली अपना सारा आपा खो देती है और एडन पर अटैक करती है और ईडन और एली के बीच एक घमासान युद्ध होता है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी भी लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुखद भी। लेकिन तभी वहाँ पीछे से लड़की आती है, मार्गरेटा को मार गिराती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कियारा होती है, जिसे हम हर वक्त मरा हुआ समझ रहे थे। वो जिंदा होती है और वैस्कुलर ट्यूब ईडन को शूट करने का आइडिया भी कियारा ने ही एली को भेजा था। फिर जैसे ही एली अपने होश में आती है, वो सबसे पहले उस डाउनलोडिंग को फिर से रिस्टार्ट करती है और इस बार मिशन सक्सेसफुल होता है। एल्फी को फाइनली पूरे सर्वर का एक्सेस मिल जाता है और एली, ईडन और कियारा वहाँ से निकल आते हैं और इस तरह से हमारी रेचल काइल ईडन के प्यार में गिरती है और दोनों साथ साथ जीने मरने की कसमें भी खाते हैं। कुछ समय बाद हमें एल्फी भी अपने पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं, यानी कि वही CIA वाले भेस में, और कियारा भी अब काफ़ी खुश होती है। लेकिन ईडन और एल्फी, मैं यहाँ कैट वाली एल्फी की बात कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच में रिश्ता कायम करने में अब भी थोड़ी सी मुश्किलों वाला काम करना पड़ेगा, पर वो एक ना एक दिन साथ साथ में जरूर रहेंगे। लेकिन जाते जाते भी मूवी हमें एक ट्विस्ट देकर जाती है। आखिरी में जब एली अपनी बुक नरेट कर रही होती है, तभी हमें देखने को मिलता है आर्गाइल रियल लाइफ में। एली उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है और बस यहीं कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है एक लड़का आता है, द किंग्समैन नाम की जगह होती है, वहाँ आता है और कहता है उसे एक कॉकटेल चाहिए ट्विस्ट के साथ। उसके कहने का मतलब होता है एक गन, लेकिन जब बारटेंडर उससे उसका नाम पूछता है तब वो अपना नाम बताता है आर्गाइल। और यहाँ से हमें एक बात सोचने को मिलती है कि आर्गाइल नाम का बंदा कोई फिक्शनल कैरेक्टर था या सचमुच में ऐसा कोई बंदा कुछ साल पहले एग्जिस्ट करता था। अब ये तो हमें मूवी की अगली पार्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिरी में मूवी की नेक्स्ट पार्ट का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें लिखा होता है आर्गाइल बुक 1 कमिंग सून।
वैसे अगर आपने ये मूवी देख रखी हो तो ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मूवी के साथ, लेकिन हमेशा की तरह जाते जाते देखते रहिए। एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।